हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो मैं आप लोगों का इस क्लास में स्वागत करता हूं। हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 79 से लेकर 90 तक, जिसमें पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया है। ठीक, पॉलिटी इन अ सिंपल वे। ठीक, पॉलिटी आज का लेक्चर 8 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 90 तक मैं इस लेक्चर में आप लोग को बताऊंगा। और पिछला जो लेक्चर है, सॉरी, जो प्रीवियस लेक्चर है, उसमें और आर्टिकल को मैं विस्तार से बता चुका हूँ। ठीक है, आप लोग चाहें तो उसे देख सकते हैं 2x की स्पीड से। और किसी भी एग्जाम में जहाँ पॉलिटी सब्जेक्ट आता हो, जैसे वनडे एग्जाम में, तो आप लोगों को बहुत ही मतलब फ़ायदा होगा इससे। ठीक है, यह मेरा नया चैनल है। यदि आए हैं आप पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। It establishes the Parliament of India consisting of the President, Rajya Sabha and Lok Sabha, House of People। ठीक है, तो जैसे क्या होता है कि जैसे पार्लियामेंट है, ठीक ना, तो पार्लियामेंट में 3 हाउस होते हैं। एक होता है प्रेसिडेंट ऑफिस, ठीक ना, और एक होता है लोकसभा, और एक है राज्यसभा। राज्यसभा को हेड करते हैं चेयरपर्सन, ठीक, और लोकसभा को हेड करते हैं स्पीकर। स्पीकर, ठीक, और प्रेसिडेंट ऑफिस को हेड करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 79। ठीक, आइए अगला आर्टिकल देखते हैं हम लोग। आर्टिकल 80। 80 में क्या है? कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का कंपोजिशन है। ठीक है, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी? मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसकी है 250। ठीक, 250 है, जिसमें से 238 आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इलेक्टेड इंडायरेक्टली बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। यह इलेक्ट होते हैं, जिस देखिए इसमें बहुत ही ध्यान से देखिए, 238 मेंबर जो है वह स्टेट लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा इलेक्टेड होते हैं। असेंबली, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा। ठीक ना, ए नॉट इलेक्टेड लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। काउंसिल द्वारा इलेक्ट नहीं होते हैं, ये इलेक्ट होते हैं असेंबली द्वारा। ठीक है, 238 मेंबर्स लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, 12 members are nominated by the president from literature, science, social art and social। ठीक है, ये है अगला। 12 members are nominated by president, जिसमें 12 मेंबर जो है 250 में 12 मेंबर किसके द्वारा नॉमिनेट होते हैं? प्रेसिडेंट द्वारा। वो लिटरेचर से हो, साइंस से, आर्ट से और सोशल सर्विसेज से होने चाहिए। ठीक है, अगला आर्टिकल 81। आर्टिकल 81 में है कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा का कंपोजिशन, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550 मेंबर्स, 530 रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स एंड 20 रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरीज। मतलब 550 में 530 जो होते हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, और 20 मेंबर्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे? 20 मेंबर यूनियन टेरिटरीज को, और 530 मेंबर स्टेट्स को। ये है आर्टिकल 81 में। ठीक है, मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल। किसके द्वारा इलेक्ट होते हैं? पीपुल द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं। लेकिन जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट नहीं होते। ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। ये यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज मीन्स होता है वोटिंग द्वारा। ठीक ना, जो देश के युवा हैं वो वोट करेंगे, और जो 18 ईयर्स से एबव हैं, ठीक है, ये लोग वोट करेंगे। ठीक, अगला आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 में रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। जब भी सेंसस होगा उस समय, यह आफ्टर एवरी सेंसस द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू
constituencies can be readjusted by parliament through a delimitation act. मतलब जब भी सेंसस होंगे उसके बाद पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स का बंटवारा किया जाएगा। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, यदि इसमें लोगों की संख्या बढ़ेगी तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड करके उसे डबल कर दिया जा सकता है, या उसको बड़ा किया जा सकता है और छोटा किया जा सकता है। यह करके लोकसभा में सीटों की संख्या और राज्यसभा में भी सीटों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। अब तक डिलिमिटेशन जो कमीशन है, डिलिमिटेशन कमीशन अभी 2002 में लास्ट हुआ था, 2000 तक ही, फिर 2002 के बाद अभी नहीं हुआ है, केवल तभी हुआ था। ठीक है, अगला अगला है हमारा आर्टिकल 83। आर्टिकल 83 में क्या है? आर्टिकल 82 हो चुका है, रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। ठीक, आर्टिकल 83 है ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक ना, तो पार्लियामेंट के हाउस का क्या है? ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो राज्यसभा क्या है? परमानेंट बॉडी है। वन थर्ड ऑफ इट्स मेंबर वन थर्ड ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर। हर जो वन थर्ड मेंबर्स हैं वो 2 ईयर में रिटायर हो जाएंगे, और यह परमानेंट बॉडी है। ठीक है, और इसके मेंबर्स के जो ईयर टर्म होते हैं वह 6 ईयर होता है। कितना? 6 ईयर। ठीक है, लोकसभा लोकसभा नॉर्मल टर्म 5 ईयर होता है, अनलेस डिसॉल्व अर्लियर। अगर ये डिसॉल्व नहीं होता तो नॉर्मल टर्म इसका 5 ईयर होता है। कैन बी एक्सटेंडेड, इसे बढ़ाया जा सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी बाय पार्लियामेंट फॉर 1 ईयर और टाइम। मतलब एक समय में 1 साल के लिए इसे इमरजेंसी के दौरान इसे बढ़ाया जा सकता है। इसमें आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए जैसे कि ये राज्यसभा, ठीक ना, अब इस राज्यसभा में इसकी जो चेयरपर्सन जो है, तो इन इसमें जो सभी मेंबर हैं इनका तो टर्म 6 ईयर का होता है। क्या आपको पता है कि चेयरपर्सन का टर्म कितने ईयर्स का होता है? कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 84, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। मेंबरशिप के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? ठीक ना, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। टू बी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के मेंबर बनने के लिए मस्ट बी इंडियन सिटीजन होना चाहिए। राज्यसभा के लिए मिनिमम एज 30 ईयर है। लोकसभा के लिए 20 ईयर ऑफ द एज है। मस्ट पोजेसेस अदर क्वालिफिकेशंस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ। यदि पार्लियामेंट द्वारा कोई भी क्वालिफिकेशन को प्रिस्क्राइब निर्धारित किया जाता है कानून बनाकर, तो वो क्वालिफिकेशंस भी अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखते हम लोग। आर्टिकल 84 तक हो गया हमारा। आर्टिकल 85, आर्टिकल 85 में है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। तो द प्रेसिडेंट समन्स। ठीक, अब समन्स मीन्स क्या होता है? समन्स मीन्स प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, वे सेशन को कॉल कर सकते हैं, मतलब बुला सकते हैं। जब सेशन को बुलाना होता है तो उसे समन्स कहते हैं। तो जब प्रेसिडेंट दोनों सेशन को, बोथ सेशंस को बुलाते हैं, मतलब कहते हैं कि अब समय आ गया है लोगों को मिलने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, कानून और एक्ट बनाने का, तो उस समय को कहते हैं समन्स। ठीक, प्रेसिडेंट समन्स जारी करते हैं, तो दोनों बोथ हाउसेस के मेंबर आ जाते हैं। तो सेशंस 3 होते हैं। एक बजट सेशन होता है, कौन सा? बजट सेशन। एक समर सेशन और एक विंटर सेशन। ठीक, और प्रोरोग्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रोरोग प्रोरोग्स मतलब होता है कि जब बजट सेशन का मान लीजिए काम शुरू हुआ और 30 दिन में बजट सेशन खत्म हो गया, तो प्रेसिडेंट प्रोरोग्स जारी करते हैं, जिसके तहत सेशन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। ये होता है प्रोरोग्स। एंड डिसॉल्व, डिसॉल्व क्या होता है? डिसॉल्व, प्रेसिडेंट सेशन को डिसॉल्व करना मतलब होता है जो लोकसभा है वह डिसॉल्व हो चुकी है, मतलब समाप्त कर दिया जाता है इसके टर्म को। अब इसके बाद क्या होगा? जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी, क्या राज्यसभा भी डिसॉल्व होती है? नहीं, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती। तो लोकसभा केवल डिसॉल्व होती है, फिर डिसॉल्व होती है, फिर न्यू इलेक्शन होता है।
ठीक है, या इसका टर्म जब 5 ईयर कंप्लीट हो जाए तब, या फिर या समय से पहले ही, या सरकार में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए। ठीक है, अब आइए, देयर शुड नॉट बी मोर देन, मीन्स कि सरकार यदि गिर गई, यदि उसकी फेयर में एमपीज नहीं है तो ठीक है, डिसॉल्व हो जाती है। तो प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर देते हैं लोकसभा को, और लोकसभा भंग हो जाती है। फिर उसके बाद न्यू इलेक्शन होता है, फिर नए एमपी क्या होते हैं, नए एमपी आते हैं, और फिर सरकार शुरू होती है, सर गवर्नमेंट बनती है। देयर शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ गैप, 2 सेशंस के बीच, जैसे बजट सेशन और समर सेशन के बीच 6 महीने गैप नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, समझा चुका होगा आपको। अगला आर्टिकल 85, 86, आर्टिकल 86 में क्या है, राइट ऑफ द प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट के पास अधिकार है, ठीक, टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को एड्रेस करने का और मैसेज भेजने का। ठीक है, तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द राइट टू एड्रेस इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और बोथ हाउस असेंबल टुगेदर, दोनों में से किसी भी हाउस को भी एड्रेस कर सकते हैं और दोनों हाउस को असेंबल भी कर सकते हैं एक साथ। द प्रेसिडेंट कैन स्पीक ऑन एनी मैटर ऑफ नेशनल और पब्लिक इम्पोर्टेंस वेन एवर ही और सी थिंक्स इट नेसेसरी। प्रेसिडेंट कभी भी कुछ भी, मतलब एनी मैटर ऑफ नेशनल और पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए जो महत्वपूर्ण हो, वह कभी भी सोच सकते हैं, और वह प्रेसिडेंट कह सकते हैं सेशंस में आकर, ठीक, लोकसभा या राज्यसभा। दिस पावर इज नॉट लिमिटेड, यह पावर लिमिटेड नहीं है टू एनी स्पेसिफिक टाइम के लिए। इट कैन बी एक्सरसाइज्ड एट एनी मोमेंट ड्यूरिंग द ईयर, मतलब वर्ष के दौरान किसी भी समय यदि प्रेसिडेंट को इसकी आवश्यकता पड़ी तो वह यह कर सकते हैं। यह आर्टिकल 86 में दिया गया है। अगला है आर्टिकल 87, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट द्वारा स्पेशल एड्रेस कब किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी न्यू सेशन। प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी न्यू सेशन, जब न्यू सेशन की शुरुआत होती है, आफ्टर अ जनरल इलेक्शन। मान लीजिए जब इलेक्शन होता है, एक सरकार चली गई और दूसरी सरकार जब जीत के आई, तो एक नया लोकसभा जब बनता है, तो उस समय प्रेसिडेंट शुरुआत में आकर उस सेशन को क्या करते हैं, उस सेशन में स्पीच देते हैं, ठीक, एट द फर्स्ट सेशन ईच ईयर। और दूसरा, हर ईयर के पहले सेशन, हर ईयर में पहला बजट सेशन होता है, और हर ईयर के पहले सेशन में प्रेसिडेंट आके स्पीच देते हैं, एड्रेस करते हैं दोनों हाउसेस को, बोथ हाउसेस। एट द फर्स्ट सेशन ईच ईयर द प्रेसिडेंट एड्रेसेस बोथ हाउस, दोनों हाउस को एड्रेस करते हैं जॉइंटली, एंड आउटलाइंस द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। आउटलाइन मतलब बताते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को और प्रोग्राम्स को। ठीक है, अगला है आर्टिकल 88। आर्टिकल 87 में क्या था, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट था, ठीक। आर्टिकल 87 में क्या है, राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल और मिनिस्टर्स के अधिकार हैं। तो मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ ईदर हाउस, बट दे कैन नॉट वोट अनलेस दे आर मेंबर ऑफ दैट हाउस। मीन्स मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, वह दोनों में से लोकसभा या राज्यसभा, दोनों हाउस में से किसी भी हाउस में बैठकर यह डिबेट कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, अपने मुद्दे को रख सकते हैं। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि यह वोट नहीं कर सकते, कैन नॉट वोट अनलेस दे आर मेंबर ऑफ दैट हाउस, जब तक कि वे उस हाउस के मेंबर ना हो, दैट हाउस के, ठीक। मान लीजिए जैसे अटॉर्नी जनरल है और यहाँ पे मिनिस्टर है, ठीक ना, मिनिस्टर। तो यदि मिनिस्टर लोकसभा के मेंबर हैं, तो ये राज्यसभा में बैठकर या डिबेट कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा में वोट नहीं कर सकते। यदि यही है, यदि मिनिस्टर जो हैं वे राज्यसभा के हैं, तो लोकसभा में बैठ कर डिबेट कर सकते हैं, लेकिन लोकसभा में मिनिस्टर वोट नहीं कर सकते यदि वो राज्यसभा का मेंबर है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लोकसभा और राज्यसभा दोनों में क्या है, बैठ के स्पीच सुन सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, लेकिन दोनों में भी वोट नहीं करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक।
क्योंकि ये दोनों में से किसी के मेंबर नहीं होते। ठीक है, आर्टिकल 88 कंप्लीट। आर्टिकल 89 में क्या है, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। आर्टिकल 89 में लिखा गया है चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 63 में जो है सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया है, यह एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। मतलब यह जो व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो ऑटोमेटिक चेयरमैन बन जाएगा। किसका? वो ऑटोमेटिक चेयरमैन बन जाएगा राज्यसभा का। ठीक, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा कहते हैं। दिस मीन्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली होल्ड द पोजीशन ऑफ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा बाय वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस। मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली चेयरमैन, राज्यसभा के चेयरमैन बन जाते हैं। द चेयरमैन प्रिसाइड्स ओवर द प्रोसीडिंग्स ऑफ राज्यसभा एंड इंश्योर ऑर्डरली कंडक्ट ऑफ बिजनेस। चेयरमैन का क्या काम है? चेयरमैन की राज्यसभा में सबको शासन व्यवस्था बनी रहे और ऑर्डरली मतलब ऑर्डर, शांति से, कंडक्ट ऑफ बिजनेस तरीके से, मतलब कि अच्छे तरीके से उसमें वाद विवाद हो सके, डिबेट हो सके। और द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल एज सुन एज मे बी चूज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल बी डिप्टी चेयरमैन। मतलब जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, जो राज्यसभा है, यह अपना डिप्टी चेयरमैन भी चाहे तो जल्दी से जल्दी चुन सकता है, डिप्टी चेयरमैन। यदि वो डिप्टी चेयरमैन जो होंगे वो भी इसी मेंबर के, डिप्टी चेयरमैन इसी मेंबर के ही होने चाहिए। ठीक है, राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, एंड सो ऑफ्टन द ऑफिस ऑफ डिप्टी चेयरमैन बिकम वेकेंट। यदि कभी भी चेयरमैन की ड्यूटी, अगर ऑफिस जो है अगर वह वेकेंट हो जाता है, तो उस दौरान डिप्टी चेयरमैन उनका कार्यभार कर सकते हैं। ठीक है, और यदि मान लीजिए कि यदि डिप्टी चेयरमैन भी प्रेजेंट नहीं है, तो जो काउंसिल्स है, जो स्टेट ऑफ काउंसिल है, काउंसिल ऑफ स्टेट है, उसके पास अधिकार होता है कि वह दूसरा डिप्टी चेयरमैन किसी मेंबर को चुन सके। तो दूसरा मेंबर चुन लेते हैं, जिससे काम रुकता नहीं है। ठीक है, द डिप्टी चेयरमैन इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। द रोल इज क्रूशियल फॉर प्रिसीडिंग ओवर सेशंस इन एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन। ठीक, इसमें कुछ रहा क्या, एरिया क्लॉज 2 में क्या लिखा है, द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल एज सून एज मे बी चूज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल टू बी डिप्टी चेयरमैन। मतलब जितना जल्दी हो सके काउंसिल ऑफ स्टेट अपना एक मेंबर चुनेंगे, एक मेंबर होगा जो डिप्टी चेयरमैन होगा। देयर ऑफ एंड सोन ऑफ 10 अक्सर एज द ऑफिस ऑफ डिप्टी चेयरमैन बिकम वेकेंट। यदि कभी भी डिप्टी चेयरमैन का ऑफिस वेकेंट होता है, द काउंसिल शैल चूज अनदर मेंबर टू फिल द वैकेंसी। जो काउंसिल है वह दूसरे मेंबर को चूज मतलब चुन सकती है, चूज कर सकती है उस वैकेंसी को फिल करने के लिए। कौन सी वैकेंसी? डिप्टी चेयरमैन की। ठीक, अगला अगला है हमारा आर्टिकल 90। आर्टिकल 90 में क्या है, वेकेशन, रिजाइनेशन एंड रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन। द डिप्टी चेयरमैन में रिजाइन बाय राइटिंग टू द चेयरमैन। चेयरमैन को देकर वह अपना रिजाइनेशन दे सकते हैं। बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। और उन्हें रिमूव किया जा सकता है कोई रेजोल्यूशन जो मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा द्वारा, पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स, मेजोरिटी मेंबर द्वारा यदि कोई रेजोल्यूशन पास किया जाए तो इन्हें रिमूव किया जा सकता है। द ऑफिस बिकम वेकेंट इफ द होल्डर सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस। यदि ये दो डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के मेंबर होते हैं, यदि ये राज्यसभा को छोड़ते हैं तो इन्हें अपना डिप्टी चेयरमैन का पद भी छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, डिप्टी चेयरमैन का पद भी इन्हें छोड़ना पड़ेगा। ये टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिप्टी चेयरमैन का। यदि वो लोग राज्यसभा मेंबर से मतलब मेंबर रहने की अपनी जो अधिकार खो देते हैं राज्यसभा, तो डिप्टी चेयरमैन भी से भी उनको ऑफिस से भी अपना इस्तीफा देना पड़ेगा, खाली करनी पड़ेगी ऑफिस। ठीक है, तो मतलब अब तक यहीं तक था।
तो यदि आप लोग को सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। यह नया चैनल है, इसे अपना प्यार दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वाचिंग। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, ठीक है। थोड़ा सा awkward बन गया ना। खुश रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, ठीक। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स, ओके। धन्यवाद।